37 साल तक भाजिन रहने के बाद और उसका गर्लफ्रेंड को उसके करोड़पति दोस्त के साथ चीट करते हुए देखने के बाद मामी एक चोर के हाथों मर गया। इसलिए गॉड ने उसे हर तरह की स्किल देकर दूसरी दुनिया में भेज दिया, जहां वो पहले एक स्लिम बनकर सबसे खूबसूरत लड़कियों के साथ मजा लेगा, फिर इंसान बनकर वो हर तरह की लड़कियों को पटा लेगा जो उसे हमेशा उनकी मैसिव चीजों के नीचे रखकर मजा देगा। लेकिन मामी उसके अंतिम सांसों में अपनी दोस्त से कहता है कि उसका क्रोम हिस्ट्री डिलीट कर दे और उसका हार्ड ड्राइव तबाह कर दे। इसके बाद वो प्रॉमिस करता है कि अगली जन्म में वो हर लड़की के साथ सोएगा और कभी भी बाप बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा। जैसे ही उसका सोल उसके शरीर से अलग होने लगता है, गॉड उसे फ्लर्टिंग, रेजिंग और स्टेप सिस्टर लेवलिंग जैसा हर तरह की ओवर पावर स्किल दे देता है। मामी की सोल एक नया दुनिया में पहुंच जाता है, जहां वो जिस भी मॉन्स्टर की नाम रखेगा वो सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाएगी, इनके साथ वो आंसेंस और जापान बनाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी नया लाइफ का शुरुआत करता है, उसे समझ आता है कि अब वो एक बेकार और अंधा स्लिम बन चुका है जो मौत से भी बेकार है। वो धीरे धीरे अपनी नया पावर का टेस्टिंग करना शुरू करता है और गुहा में उगने वाला हीलिंग हर्ब को गोलने की कोशिश करता है। कई दिनों तक जो भी चीजें उसे गुहा में मिलता है वो उसे निगलता जाता है। हालांकि उसका नया शरीर को खाना या सोने की जरूरत नहीं है। जब उसे ये लगता है कि ये सारी चीजें कहाँ गायब हो रहा है, तभी सिस्टम कहता है कि ये उसकी प्रिडिक्टो स्किल का हिस्सा है और हिप्पोकार्ड हर्ब्स का एनालाइज करता है तो ग्रेट सर्च एबिलिटी कहता है कि इनसे हीलिंग पोशन बन सकता है। ये समझने के बाद वो बची हुई सारी हाथ निकल कर उन्हें हीलिंग पोशन में बदलने लगता है, क्योंकि हीलिंग पोशन के बदले उसे ग्रेटेस्ट फीलिंग महसूस होने वाला था। जब गुफा में और हर्ब्स नहीं बची तो उसके सामने एक चमकदार क्रिस्टल आता है, जिससे वो बिना सोचे समझे निगल लेता है। लेकिन वो एक ऊंची जगह से फिसल कर पानी में गिर जाता है। स्विमिंग न आने की वजह से उसे लगता है कि यहाँ उसकी दूसरी मौत होगी, लेकिन वो सोचता है कि वो भाजिन होकर दोबारा नहीं मर सकता, इसलिए वो पानी निकलना शुरू करता है ताकि अपने आप को ऊपर धकेल सके। और वो इतनी तेजी से ऊपर जाता है कि सीधा एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है जो उसे जोर से पीछे फेंक देता है और उसका शरीर टूट जाता है। जैसे ही उसका शरीर दोबारा ठीक होता है, उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई देता है जो उसे छोटा सा कह रहा होता है। पहले तो उसका दिमाग पिछले जन्म की दुख भरी पल याद करने लगता है जब उसका छोटा था, लेकिन तभी वो आवाज जोर से चीखता है। मामी, जो अब एक बेकार स्लिम बन चुका है, माफी मांगने लगता है क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी ड्रैगन कहता है कि वो उसे देखने की पावर दे सकता है, लेकिन दो शर्त पर। एक और ड्रैगन का दोस्त बनेगा और दूसरा उसे देखकर चीखेगा नहीं। मामी बिना सोचे हाँ कर देता है और उसे मैजिक सेंस स्किल मिल जाता है जो दुनिया की 10 सबसे टाबू पावर में से एक होता है। जैसे ही उसका आंखें खुलता है, उसकी नजर ड्रैगन पर पड़ता है और जोर से चीख पड़ता है क्योंकि ड्रैगन भयानक होता है। ड्रैगन अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसका नाम भोरा होता है जो स्टॉर्म ड्रैगन कहलाता है और इस दुनिया के सिर्फ 4 ट्रू ड्रैगन में से वो एक है। उसने 300 साल पहले एक पूरा शहर को राख बना दिया था, इसलिए उसे अल्टीमेट प्रिजन के जादू से कैद कर दिया गया है। भोरा की कहानी सुनने के बाद मामी को याद आता है कि वो भी 37 साल तक अकेला और उदास था, इसलिए वो भोरा से पूछता है कि क्या वे दोनों दोस्त बन सकता है। पहले भोरा गुस्से में मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। भोरा के पास सिर्फ 100 साल बचा है क्योंकि उसकी मैजिक खत्म होने वाली है। बैरियर धीरे धीरे भोरा की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन मामी उसका नया दोस्त को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो अपनी प्रिडिक्टो स्किल का यूज करके बैरियर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। अब इस बैरियर से छुटकारा पाने का एक ही तरीका था, बैरियर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से एनालाइज करना। इसलिए मामी एक प्लान बनाता है, भोरा को अपनी पेट के अंदर रखकर दुनिया में घूमना ताकि दोनों के पास बैरियर तोड़ने का काफी समय हो। ये सुनकर भोरा जोर से हंसने लगता है और उसे खुशी होता है कि वो एक नया सफर का हिस्सा बनने जा रहा है। और इससे पहले भोरा सोचता है कि मामी का एक नाम होना चाहिए ताकि वो एक फैमिली बन सके, लेकिन वो पहले मामी से कहता है कि वो उसे एक नाम दे। मामी एक बड़ा जबरदस्त नाम रखने का सोचता है और वो भोरा के नाम टेम्पस्ट रख देता है। पहले तो भोरा सीखने लगता है कि ये नाम अजीब है, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा नाम है, इसलिए वो मम्मी का नाम रिमोरा टेम्पस्ट रख देता है। तभी एक तेज रोशनी रिमोरा की आत्मा से निकल आता है और उसका अस्तित्व में यह नाम लिख दिया जाता है। उस दिन दोनों एक परिवार बन जाता है। जाने से पहले रिमोरा अपनी ओवर पावर स्किल का यूज करके बैरियर को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। उसका ग्रेट साइज स्किल अल्टीमेट प्रिजन के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसने गॉड को निगल लिया है। जैसे ही भोरा गायब होता है, पूरी दुनिया को इसका एहसास हो जाता है। अगले कुछ हफ्तों तक रिमोरा गुफा के अंदर ओपी एबिलिटी अनलॉक करता जाता है और हर मॉन्स्टर से लड़ता रहता है, जिनसे लड़ते हुए वो किसी भी मॉन्स्टर का रूप धन का शक्ति हासिल कर लेता है। एक बड़ी सी काली मकड़ी भी आती है, जिसे हराने के बाद वो सीखता है कि वो मकड़ी की जाल का इस्तेमाल करके गरीबों की टार्जन की तरह लटक सकता है। धीरे धीरे वो गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। जैसे ही वो बाहर तक पहुंचने की कोशिश करता है, बड़ी दरवाजा खुलने लगता है और 3 एडवेंचर अंदर आता है जो भोरा के गायब होने की जानकारी लेने आया है। रिमोरा देखता है कि वह छुपकर गुहा के अंदर तलाश कर रहा है। ये उसके लिए एक मौका होता है इस गंदी और अंधेरी जगह से बाहर निकलने का। रिमोरा पहली बार बाहर आता है, अभी अचानक कुछ बदसूरत गॉब्लिन उसके आसपास आ जाता है। उनके हथियार उतने ही कमजोर होता है जितने कि उनके दुबले पतले शरीर, लेकिन फिर भी वह रिमोरा को एक महान योद्धा कहकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ये पहली बार है जब रिमोरा कुछ बोलने वाला था, लेकिन जैसे ही वो हाँ में कहने की कोशिश करता है, उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि सभी गॉब्लिन्स जमीन पर गिर जाते हैं और उससे भीख मांगने लगता है कि वो धीरे बोले। जब रिमोरा पूछता है कि गॉब्लिन्स यहाँ क्या कर रहा है, तो उनकी लीडर आगे आता है और उससे काम की भीख मांगने लगता है। फिर वो रिमोरा को अपनी गॉब्लिन्स विलेज ले जाता है। गाँव पहुँचने के बाद एक बुढ़ा जिसे पिछले महीने मर जाना चाहिए था, रिमोरा
रिमोरा के सामने आता है। वो अपना परिचय इस गाँव की एल्डर के रूप में देता है। वो कहता है कि पिछले 1 महीनों से मॉन्स्टर ने जंगल में तबाही मचानी शुरू कर दी है क्योंकि उनका भगवान गायब हो चुका है। जब रिमोरा गाँव में लगी चीज देखता है उसे समझ आता है कि भोरा ही उनके भगवान था। एल्डर उससे भीख मांगता है कि वो उनकी ब्लेड को मॉन्स्टर से सुरक्षित रखने में मदद करे। रिमोरा कहता है कि वो सिर्फ एक कमजोर स्लिम है और एल्डर उससे कहता है कि उसे झूठी शर्म दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी डेमोनिक ऑरा इतना तेज है कि पूरी जंगल में फैल रही है। रिमोरा को समझ नहीं आता कि ये लोग आखिर क्या कह रहा है, इसलिए वो अपनी ग्रेट सर्च स्किल का यूज करता है ताकि वो उनकी नजरिए से चीजें देख सके। जैसे ही वो देखता है उसे महसूस होता है कि उसकी डेमोनिक ऑरा पूरी जंगल में फैल चुका है और तुरंत अपनी सारी ऑरा अंदर खींच लेता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे ये सब सिर्फ उसका एक टेस्ट था। उनकी टेस्ट लेने के लिए एल्डर उसका धन्यवाद करता है कि उसने उन पर दया दिखाया और फिर वो रिमोरा को गाँव की हालत के बारे में बताना शुरू करता है। कुछ हफ्ते पहले आधा गाँव डेयरवुल्व्स के हाथों हार गया था। ये ऐसे दरिंदे हैं जो 100 गॉब्लिन्स को मार सकते हैं, तब जाके खुद मरता। पूरी उल्फ झुंड की एक भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं हुआ था लेकिन गाँव की सिर्फ 60 सेना बचा था। एल्डर घुटनों पर गिर जाता है और रिमोरा से भीख मांगता है कि वो उनकी मदद करे। वो कसम खाता है कि गाँव वाले सिर्फ रिमोरा की वफादार रहेगा। रिमोरा को अपनी पिछली जिंदगी याद आता है जब लोगों ने उसे बेकार समझा था। अभी जंगल में कहीं दूर से भेड़ियों की चीख सुनाई देता है लेकिन रिमोरा गाँव वाले से वादा करता है कि वो उनकी मदद करेगा। लड़ाई की तैयारी करते वक्त रिमोरा को समझ आता है कि ये सब गॉब्लिन्स बेकार और कमजोर है, इसलिए वो पहले उनकी घायल सेना को ठीक करने का सोचता है। जब गॉब्लिन्स उसे अपनी छोटी सी हॉस्पिटल में ले जाता है तो रिमोरा घायल सेना को निगल लेता है और फिर तुरंत वापस बाहर निकल देता है। जब रिमोरा उसे निगला था वो अपने शरीर से गर्म और चिपचिपा हीलिंग लिक्विड उसके अंदर छोड़ दिया था जिसने उसका सारा घाव तुरंत भर दिया। एक के बाद एक रिमोरा सारे घायल सेना को ठीक कर देता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। अभी जंगल की भेड़ियों का लीडर अपनी पूरी सेना इकट्ठा कर चुका होता है और सभी गॉब्लिन्स विलेज पर हमला करने के लिए तेजी से दौड़ रहा होता है। गॉब्लिन्स अपनी विलेज के आसपास सुरक्षा के लिए बैरियर बना के रखता है लेकिन डेयरवुल्व्स लीडर की बेटा सभी को वार्न करता है कि वो स्लिम से सावधान रहे। रिमोरा भेड़ियों को समझाता है कि अगर उन्होंने वापस जाने की फैसला नहीं लिया तो वे सभी मारा जाएंगे, लेकिन डेयरवुल्फ लीडर जोर से चीख कर अपनी सेना को हुक्म देता है कि पूरी बैरियर तोड़ दो और गॉब्लिन को खा जाओ। जैसे भेड़िया हमला करता है गॉब्लिन्स तुरंत तीर चलाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे कुछ भेड़िया अचानक मरने लगता है लेकिन जब लीडर ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि यहाँ एक जादुई जाल है जो भेड़ियों को काट रहा है। ये देखकर वो गुस्से से आगे बढ़ता है। जैसा ही लीडर जाल तोड़ने की कोशिश करता है और रिमोरा पर हमला करता है, रिमोरा उसे अपने धागों से बांध देता है और एक वाटर ब्लेड छोड़ता है जो सीधा लीडर की जान लेने वाला होता है। एक पल में ही डेयरवुल्फ लीडर की काम तमाम हो जाता है और रिमोरा भेड़ियों से कहता है या तो अपनी जान बचाने के लिए अपनी वफादारी दिखाओ या फिर मौत को गले लगाओ। जब भेड़िया चुपचाप खड़े रहते हैं रिमोरा प्रेडिक्टर स्किल का यूज करके लीडर को निगल लेता है और उसका रूप धारण कर लेता है। अपनी नया शक्ति का इस्तेमाल करके रिमोरा जोर से भेड़ियों पर चीखता है और उन्हें अपना गुलाम बनने के लिए कहता है, लेकिन जब कुछ भेड़िया इसका विरोध करने लगता है तो उसे लगता है कि शायद उन सबको मारना पड़ेगा। धीरे धीरे पूरी भेड़ियों की झुंड उसके सामने झुक जाता है और उसका वफादार बनने की प्रॉमिस लेता है। जब रिमोरा अपने असली रूप में वापस आता है तो गाँव में पहली बार शांति आ जाता है, लेकिन अगली सुबह रिमोरा सोच में पड़ जाता है कि अब इतनी सारी भेड़िया और इन बेकार गॉब्लिन्स का ध्यान कैसे रखे। वो एक नया प्लान बनाता है। हर गॉब्लिन्स को एक भेड़िया के साथ जोड़ देता है और उन्हें 2 अलग अलग ग्रुप में बांट देता है, एक जो खाना इकट्ठा करेगा और दूसरा जो नया घर बनेगा। जब रिमोरा गॉब्लिन्स और भेड़ियों को काम बांटने जा रहा होता है तभी वो देखता है कि उसे किसी की भी नाम नहीं पता है। वो एल्डर से पूछता है कि उनकी नाम क्या है, लेकिन एल्डर कहता है कि यहाँ किसी का भी नाम नहीं होता। इस बात से रिमोरा हैरान हो जाता है और वो सबको नया नाम देने का फैसला करता है। जैसे ही वो ये कहता है सभी गॉब्लिन्स खुशी से चीखने लगता है और एक लाइन में लग जाता है ताकि उन्हें नया नाम मिल सके। सबसे पहले एल्डर आगे आता है तो रिमोरा उसका नाम रिगार्ड रख देता है। उसके दूसरे बेटा के नाम उसके मरे हुए भाई के नाम पर रख देता है। उसके बाद एक बहुत ही बदसूरत गॉब्लिन आता है। रिमोरा सोचता है शायद ये बहुत ही स्पेशल है, इसलिए उसका नाम गोबेटा रख देता है। जब रिमोरा सबको नाम दे देता है तो एल्डर चिंतित दिखाई देता है और सोचने लगता है कि क्या एक साथ सबको नाम देना सही होगा, लेकिन रिमोरा को कोई दिक्कत नहीं होती और अब सिर्फ भेड़ियों की झुंड बिना नाम की बचे होता है। सबसे पहले जो भेड़िया आता है वो उस लीडर का बेटा होता है जिसे रिमोरा ने मारा था, लेकिन फिर भी वो एक नया नाम पाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। रिमोरा उसके परिवार के नाम के हिसाब से उसका नाम रेंगा रख देता है, लेकिन जैसे ही रिमोरा ये नाम रखता है उसका शरीर पिघलने लगता है, उसकी सारी मैजिकल एनर्जी खत्म हो जाता है। अगले 3 दिन तक सभी गॉब्लिन्स और भेड़िया उसकी देखभाल करता रहता है जब तक उसका शरीर दोबारा ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही रिमोरा की आंखें खुलता है वो एक खूबसूरत गॉब्लिन लड़की देखता है और सोचता है क्या मैंने इससे पहले कभी देखा था। तभी एल्डर वापस आता है जो अब बदल चुका होता है और रिमोरा से कहता है कि वो रिगार्ड है और ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जब एक मॉन्स्टर
को नाम दिया जाता है तो वो एवलप हो जाता है। ये सुनकर उसका दिमाग में और भी मॉन्स्टर को नाम देकर उन्हें एवलप करने का ख्याल आता है, जिससे वो उनके साथ प्लॉट डेवलपमेंट कर सके। तभी रेंगा खुशी से इतना जोश में आ जाता है कि वो पूरी दीवार तोड़ देता है। उसकी पूंछ से एक छोटा टोर्नेडो बन जाता है जो पूरी विलेज को हवा से उड़ा रहा होता है। पूरी गॉब्लिन विलेज रिमोरा के उठने की खुशी में जश्न मनाता है। लेकिन बाद में जब रिमोरा देखता है कि सब भेड़िया एवलप हो गया है तो रेंगा कहता है कि जब उनमें से एक को भी नाम मिलता है तो पूरा झुंड एवलप हो जाता है। इसी वजह से अब वो डेयर ओल्व्स नहीं रहे बल्कि टेम्पेस्ट ओल्व्स बन गया है। रेंगा इतना एक्साइटेड होता है कि उसकी पूंछ की हवा से रिमोरा फिर से उड़ने लगता है। जब वो नीचे गिरता है तो उसे लगता है कि इतना बड़ा गांव को संभालना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए रिमोरा सबको एक जगह इकट्ठा करता है और 3 नियम बनाता है। 1 आपस में लड़ना मना है, 2 इंसानों पर हमला नहीं करना और 3 किसी भी दूसरे प्रजाति का मजाक नहीं उड़ाना। इसके अलावा वो रिगार्ड को गॉब्लिन का नया लॉर्ड बना देता है। रिगार्ड इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसका शरीर कांपने लगता है, लेकिन वो वादा करता है कि जब तक वो मरेगा नहीं तब तक ये पद संभालेगा। फिर सभी गॉब्लिन्स और भेड़िया अलग अलग ग्रुप में बांट जाता है, जिसमें कुछ गाँव की सुरक्षा करता है और कुछ खाना इकट्ठा करता है। लेकिन दिक्कत ये होता है कि कोई भी घर बनाना नहीं जानता है। इसके अलावा उनके पास कपड़े भी नहीं होता। रिगार्ड कहता है कि कपड़े सिर्फ एक ही जाति बना सकता है, डियाल्फ, जो पड़ोसी शहर में रहता है। रिमोरा को लगता है कि ये इस बेकार गांव से बाहर निकलने का एक बेहतरीन मौका है। वो रिगार्ड से कहता है कि वो ड्वार्फ से मिलने जाएगा और उन्हें मना लेगा ताकि गांव को नया से दोबारा बनाया जा सके। रिमोरा रिगार्ड को गांव संभालने की जिम्मेदारी दे देता है और उसी रात वो भेड़ियों पर सवार होकर निकल पड़ता है। वो खुश होता है कि अब उसे इन छोटी हरे रंग की बेकार शक्ल वाले गॉब्लिन्स को नहीं देखना पड़ेगा। जंगल और पहाड़ियों को पार करने के बाद वो रात के लिए आराम करने का फैसला करता है। तभी रिमोरा पूछता है कि रिगार्ड के मरे हुए भाई को नाम कैसे मिला था। रिगार्ड कहता है कि एक भटके हुए डेमन ने उसका नाम रखा था जब वो एक रात उनके गांव में रुका था। रिमोरा पूछता है कि रिगार्ड का भाई कौन था, तो वो कहता है कि वो एक समय डेमन लॉर्ड की सेना का एक सिपाही था। ये सुनकर रिमोरा मन ही मन प्रे करता है कि कभी भी उसका सामना डेमन लॉर्ड या उसकी सेना से ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक भयानक फाइट हो सकता है। लेकिन फाइट से पहले डेमन क्वीन के साथ कुछ और ही डिस्ट्रैक्शन सीन होने वाला था। जब रिमोरा रेंगा को एक झील के पास देखता है तो उससे पूछता है कि क्या वो उसे अपने पिता की मौत का दोष देता है। लेकिन रेंगा मुस्कुरा कर जवाब देता है कि उसे बस इतनी खुशी है कि उसे एक नया नाम मिला है और वो हमेशा रिमोरा की वफादार रहेगा। अगले दिन वो जमीन के बाद खेतों को पार करता है और रात में आग के पास बैठकर अपना खाना खाता है। जब रिमोरा सोचता है कि ड्वार्फ्स का शहर कैसा दिखता होगा तो गोबेटा कहता है कि वो एक स्वर्ग जैसा सुंदर है। वो ये भी कहता है कि वह बहुत ही खूबसूरत जवान एल्फ लड़कियां हैं जिन्हें देखकर कोई भी पागल हो जाए। ये सुनकर रिमोरा जोश में आ जाता है, क्योंकि पिछले जिंदगी में उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अब शायद उसका वक्त आ गया है। अगले दिन वो ड्वार्फ टाउन पहुंच जाता है। अपनी असली इच्छा को छुपाने के लिए रिमोरा कहता है कि वो सिर्फ गोबेटा के साथ शहर जाएगा और शाम तक वापस आएगा। दोनों शहर की तरफ बढ़ने लगता है। शहर में एक लंबी लाइन में खड़ा होने के बाद 2 खतरनाक चोर उनके सामने आ जाता है और गोबेटा को मारने की धमकी देता है। उनके प्लान ये होता है कि वो रिमोरा को बेचकर पैसा कमाएगा। जब चोर बिना लड़े जाने को तैयार नहीं होता तो रिमोरा गोबेटा से कहता है कि वो अपनी चेहरा छुपा ले। फिर रिमोरा एक जगह पर खड़ा होता है। अभी वो एक टेम्पेस्ट स्टार वुल्फ बन जाता है जो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होता है और रिमोरा देखता है कि उनकी मदद के लिए और भी चोर आ गया है। तभी सभी चोर एक साथ हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन रिमोरा बिल्कुल भी घबराता नहीं। अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए वो अपनी मैकेनिक्स स्किल का इस्तेमाल करता है और एक तेज दहाड़ लगाता है, जिसकी हवा इतना जोर से चलता है कि चोरों के सील टूट जाता है और सभी हवा में उड़ जाता है। जब रिमोरा अपनी शक्ति रोकता है तो वो देखता है कि सब चोर गायब हो चुका है और आसपास जितने भी मुसाफिर होता है बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी शहर के सैनिक बाहर आ जाता है और वह सोचता है कि ये रिमोरा और गोबेटा की गलती है, इसलिए वह दोनों को जेल में डालने का फैसला करता है। जेल में डालने से पहले रिमोरा कैप्टन कार्डो से कहता है कि वो शांति बनाए रखना चाहता था, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुना। अभी एक और सैनिक भागते हुए आता है और कहता है कि एक मॉन्स्टर ने माइन में कई सैनिकों को घायल कर दिया है। कार्डो कहता है कि उन घायल सैनिकों को हीलिंग पोशन से ठीक किया जाए, लेकिन सैनिक कहता है कि सभी पोशन खत्म हो चुका है। ये मौका देखकर रिमोरा अपनी स्टोरेज से एक पूरा बैरल निकालता है जो हीलिंग पोशन से भरा होता है। रिमोरा पहले से ही सब तैयार कर चुका होता है, लेकिन सैनिकों को यह समझ नहीं आता कि वो जेल के अंदर से कैसे निकल आया। लेकिन अब हार मानने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए काइडो सोचता है कि एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। वो बैरल उठाता है और अपने सैनिकों के पास ले जाता है। दूसरा काइडो वापस आता है और उसके साथ सभी घायल सैनिक होता है जो रिमोरा का शुक्रिया अदा करने आया है, क्योंकि उनकी सारा घाव भर चुका होता है। जब सभी चले जाता है तो काइडो रिमोरा को आजाद करने का फैसला करता है और उसके सामान में खाने का प्रबंध भी कर देता है। जब काइडो पूछता है कि इस मदद के बदले रिमोरा क्या चाहता है तो कहता है कि उसे शहर के सबसे बेहतरीन लोहार से मिलना है। अगले दिन काइडो उसे शहर घुमाने ले जाने का फैसला करता है। रिमोरा देखता है कि यह जगह गॉब्लिन गांव से 1000 गुना बेहतर है। उसे यहाँ हमेशा रहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने गांव वापस जाने और एक ब्लैक स्मिथ ले जाने का वादा किया था। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी लोहार की दुकान पर पहुंच जाता है जहाँ काइडो काइजिन का इंट्रोडक्शन देता है। तभी 3 सैनिक वहाँ आ जाता है तो ये देखकर हैरान होता है कि एक बेकार स्लिम यहाँ कैसे आ गया। वो 3 सैनिक काइजिन की छोटा हेल्पर होता है। उनमें से कहता है कि यही स्लिम था जिसने हीलिंग पोशन
से उनकी जान बचाई थी। ये सुनकर काइजिन बहुत खुश होता है और रिमुरा का धन्यवाद करता है और पूछता है कि वो उसे बदले में क्या दे सकता है। जब काइजिन को पता चलता है कि रिमुरा क्या चाहता है तो कहता है कि अब वो बहुत व्यस्त है क्योंकि उसे राज्य के लिए एक हफ्ते में 20 तलवार तैयार करना है। अब तक सिर्फ एक ही तलवार तैयार हुआ होता है लेकिन मटेरियल्स खत्म हो चुकी है। काइजिन सोचने लगता है कि कैसे सभी तलवार टाइम पर तैयार होंगे। तभी रिमुरा को याद आता है कि उसने गुफा के अंदर मैजिक और निकाल लिया था, इसलिए वो सोचता है कि क्यों न उसे वापस निकाल दिया जाए। जैसे ही काइजिन मैजिक और देखता है वो समझ जाता है कि ये अंदर से मैसेल कालसेटर में बदल चुका है। अब इससे और भी ज्यादा मजबूत तलवार बन सकता है। लेकिन रिमुरा कहता है कि ये मसल क्लस्टर तभी मिलेगा अगर काइजिन गॉब्लिन्स को घर बनाना और हथियार बनाना सिखा दे। काइजिन को यह बहुत ही अच्छा समझौता लगता है, इसलिए वो हाँ कर देता है। अब सिर्फ कुछ ही दिन बचा होता है, इसलिए काइजिन अपने कामचोर कारीगरों को काम पर लगा देता है। रिमुरा सोचता है कि शायद वो भी मदद कर सके, इसलिए वो काइजिन से पूछता है कि जो एक तलवार बनी है क्या वो उसे देख सकता है। काइजिन कहता है कि ये तलवार मसल क्लस्टर से बनी है। वो ये भी कहता है कि ये तलवार अपने मालिक के साथ एवोलप होती है और अगर उसका मालिक ताकतवर हो जाए तो तलवार भी शक्तिशाली बन जाती है। ये सुनकर रिमुरा तुरंत तलवार को निगल लेता है और सिस्टम को कहता है कि इसे एनालाइज करके इसकी और कॉपी बनाए जो उसके अंदर की मसल क्लस्टर से तैयार हो सके। सिस्टम तुरंत काम शुरू करता है और रिमुरा एक के बाद एक तलवार निकालता जाता है जब तक कि सारी तलवार तैयार नहीं हो जाता है। उसी रात काइजिन रिमुरा का शुक्रिया अदा करता है और ग्राम कहता है कि वह इस कामयाबी की जश्न एक बार में मनाने वाला है। सुनते ही रिमुरा और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि लिस्ट का एक सपना पूरा होने जा रहा है। जैसे ही वह बार के अंदर घुसता है खूबसूरत जवान एल्फ लड़कियां रिमुरा की स्लिम शरीर को छेड़ने लगती है और उसे लगता है यही जिंदगी है जो वो जीना चाहता है। उसे स्वर्ग जैसी महसूस होने लगता है। उसे लगता है वो इस जगह कभी छोड़ना नहीं चाहता है। उसी समय एक एल्फ लड़की रिमुरा की भविष्यवाणी बताने की सलाह देती है और दूसरी एल्फ कहती है कि वो उसकी सोलमेट की पता लगाए। लेकिन रिमुरा को लगता है कि शायद उसका किस्मत भी उसकी तरह एक अजीब और बेकार स्लिम के साथ जुड़ा होगा। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल और एक्टिव होती है उसमें एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। रिमुरा को लगता है कि शायद वो लड़की जापानीज है और अनसेंसर्ड वीडियो बना सकता है। तभी एक हार चुका आदमी उनके पास आता है जिसे देखकर काइजिन तुरंत पहचान लेता है ये उसका पुराना दुश्मन भेजता है, वही जो काइजिन को फंसाने के लिए राज्य के लिए 20 तलवार बनाने का इम्पॉसिबल टास्क दिया था। रिमुरा देखता है कि ये आदमी एक औकात भरी शकल वाला घमंडी इंसान है। भेजता काइजिन का मजाक उड़ाने लगता है, कहने लगता है कि उसकी नौकरी चली जाएगी क्योंकि वो राज्य के लिए तलवार नहीं बना पाएगा। फिर वो रिमुरा का भी मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और उसे एक बेकार और घटिया मॉन्स्टर कहता है जो इतना बादशाह है कि उसे यहाँ बैठने का भी अधिकार नहीं है। जब भेजता चिप एल्फ से कहता है कि रिमुरा को बार से बाहर निकल दिया जाए तो जवाब देती है कि रिमुरा एक निर्दोष मॉन्स्टर है और भेजता से कह देती है कि अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो जाकर कोने में बैठकर अपनी भड़ास निकाले। लेकिन भेजता को ये सुनकर भी शांति नहीं मिलती और गुस्से में आकर वो अपनी ड्रिंक रिमुरा पर गिरा देता है। भेजता एक मिस्टर होता है और रिमुरा सोचता है कि अगर उसका एक दांत भी तोड़ दिया तो काइजिन को मुसीबत हो सकता है। लेकिन काइजिन बिना सोचे भेजता के मुंह पर एक जोर का मुक्का मार देता है। भेजता अभी भी जबरदस्त मुक्के की झटके में होता है। तभी काइजिन उसकी घटिया दिमाग में थोड़ी और अकल डाल देता है और एक और मुक्का मारता है। जब उसे अपनी हरकतों का अंजाम समझ आता है वो रिमुरा के लिए काम करने का ऑफर देता है। रिमुरा को लगता है कि यह उसकी पुनर्जन्म की बात की सबसे अच्छी खबर है। लेकिन उसी रात सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और भेजता को स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाया जाता है। जेल के अंदर रिमुरा देखता है कि गोबेटा अब तक सोया हुआ है जबकि 48 आवर्स बीत चुका है। काइजिन माफी मांगता है कि उसकी वजह से सभी इस मुसीबत में आ गया। कुछ घंटे बाद जब सब सो रहा होता है तभी गोबेटा फाइनली उठता है और पूछता है कि वो कहाँ है। रिमुरा उसे वापस सोने को कहता है। अगले दिन जब सभी राज दरबार में जाता है तो रिमुरा देखता है कि खुद राजा इस केस का फैसला कर रहा होता है। भेजता की चोट और भी बुरी लग रही होती है, इसलिए वो राजा से काइजिन को तुरंत फांसी देने का मांग करता है। थोड़ी ही देर में क्लार्क अनाउंस करता है कि काइजिन को 20 साल की कठोर फोर्स लेबर की सजा दी जा रही है और बाकी सबको 10 साल तक माइन में काम करना होगा। लेकिन जैसे ही सबको उनकी सजा सुनाई जाती है राजा काइजिन से एक आखिरी क्वेश्चन करता है, क्या वो दोबारा राजा की सेना में लौटना चाहेगा। काइजिन बिल्कुल स्पष्ट कह देता है कि अब उसने खुद को एक नया मालिक के लिए समर्पित कर दिया है और वो कभी भी वापस नहीं आएगा। यह जवाब सुनकर सभी सेना काइजिन और बाकी को मारने की कोशिश करता है लेकिन राजा उन्हें रोक देता है। वो सभी को इस शहर से हमेशा के लिए निकलने का आदेश देता है। जब सभी शहर से बाहर चला आता है राजा भेजता को बुलाता है और कहता है कि उसकी मंत्री की पोजीशन उससे छीन ली गई है। क्लार्क रिमुरा की दी हुई पोजीशन राजा को दिखाता है जिसे देखकर वो कहता है कि भेजता की वजह से उन्होंने रिमुरा के साथ एक बहुत ही कीमती संबंध खो दिया। अगर उनके संबंध बना रहता तो उनके पास बिना किसी दिक्कत की बहुत हीलिंग पोशन का सप्लाई हो सकता था। जैसा ही भेजता को अपनी बड़ी गलती का एहसास होता है वो राजा से माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन राजा उसे बस एक ही जवाब देता है, जाओ किसी पहाड़ से कूद जाओ। अगले दिन काइजिन और उसका साथी सैनिकों से विदाई लेकर निकल पड़ता है। कुछ हफ्ते बाद रिमुरा टेम्पर्ड वीडियो का रूप धारण करता है और एक बड़ा पत्थर पर अपनी ब्लैक लाइट स्किल का इस्तेमाल करता है। उसकी एक बार में वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है और उसके नीचे से पानी उभर आता है जो आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष बना देता है। अपनी इतनी जबरदस्त ताकत देखकर रिमुरा सोचता है कि शायद इस स्किल को छुपा कर रखना ही बेहतर होगा। गाँव में वापस आने के बाद काइजिन
किंग गॉब्लिन को हथियार बनाना सिखाता है। ग्राम उन्हें अच्छा तलवार और आर्मर बनाना सिखाता है और ड्रीप उन्हें हाथ से चीजें बनाने की कला सिखाता है। उसके साथ सभी लोग घर बनाने का तरीका सीखता है। जब रिमोरा और उसकी टीम गाँव में वापस आता है तो देखता है कि 500 नया गॉब्लिन्स यहाँ आ गया है। ये सब जंगल में मॉन्स्टर से बचने के लिए यहाँ आया है। रिमोरा सोचता है कि अगर वो उन्हें गाँव में जगह नहीं देता तो उनका क्या होगा। सिस्टम तुरंत जवाब देता है कि अगर उन्हें भगा दिया जाए तो जंगल के मॉन्स्टर उन सबको मार देगा। रिमोरा उन सबको गाँव में अपनाने का फैसला करता है और एक एक गॉब्लिन्स को नाम देता है। इसके बाद वो एक और बार लंबा समय के लिए सो जाता है। जब वो नया गाँव में घूम रहा होता है तब उसे पता चलता है कि गोबेटा जेल से भाग चुका था और उसने एक नया स्किल डेवलप कर लिया है जो उसे अपनी टेम्परेस उल्फ को जब चाहे बुला सकता है। अभी रिगार्ड दौड़ते हुए रिमोरा के पास आता है। इससे अब गॉब्लिन किंग मार दिया गया है। वो कहता है कि जंगल में कुछ मिस्टीरियस इंसान घूम रहा है और शायद वो किसी दूर देश से अपनी साम्राज्य बढ़ाने आया है। जंगल के अंदर वही ह्यूमंस मॉन्स्टर चींटी से बचने के लिए भाग रहा है। ये चींटियां इसलिए गुस्से में है क्योंकि इन ह्यूमंस ने गलती से उनकी नेस्ट को छेड़ दिया है। तभी उस ग्रुप की एक और मिस्टीरियस भरी लड़की आगे बढ़ती है, अपनी तलवार निकालती है और एक तेज आग की ज्वाला उसकी ब्लेड पर चमकने लगता है। वो एक पावरफुल आग की बार करती है जिसमें कई चींटियां जलकर पीछे गिर जाती है। जब एक बड़ी चींटी उस पर हमला करने आती है तो उछलकर उसे एक ही बार में काट देती है। फिर एक और चींटी का गला काट देती है जो तुरंत आग में बदल जाती है। बाकी एडवेंचर उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन जैसे ही एक और चींटी उसकी पीछे से हमला करने आता है उसकी ताकत खत्म होने लगती है और वो कमजोर हो जाती है। तभी अचानक आसमान से ब्लैक लाइटनिंग गिरती है जो उस चींटी को तुरंत जलाकर खत्म कर देता है। इस जोर से गिरती बिजली की वजह से उस लड़की की मास्क उतर जाती है। जैसे ही धुआं हटती है रिमोरा सामने आता है। वो लड़की की मास्क उठाता है और उसके हाथ में वापस देता है। तभी एडवेंचर एक बात देखकर हैरान रह जाता है। एक स्लिम बात कर सकता है, लेकिन जब रिमोरा उस लड़की को देखता है तो उसे तुरंत याद आता है कि ये वही लड़की है जो उसे फॉर्चून ट्रेलिंग ऑर्ब में दिखी थी। ये लड़की उसकी सोलमेट बनने वाली थी, लेकिन रिमोरा सोचता है कि शायद ये मुलाकात कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया क्योंकि उसे अभी भी इंसान बनना था और भी कई मॉन्स्टर को लड़की बनाना था, कई और के साथ उसे सोना था। यहाँ तक डेमन क्वीन के आना भी बाकी था और ये वीडियो इसी के साथ खत्म होता है। अगर तुम देखना चाहते हो आगे क्या होता है तो नेक्स्ट पार्ट लिखो।